नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में और सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। मध्य प्रदेश के 4 सीटों पर हुए उपचुनावों में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगा। 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए इस उपचुनाव की तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ होने जा रही है। आपको बता दें कि खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट में बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि रेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 13वें राउंड तक की मतगणना में रेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी 6080 मतों से आगे चल रही हैं। पृथ्वीपुर में 13वें राउंड तक की मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी 5000 मतों से आगे चल रहे हैं। बात यदि जोबट की जाए तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी 11911 मतों से आगे हैं, तो खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी 37,000 मतों से आगे चल रहे हैं। लिहाजा कहीं जश्न तो कहीं हंगामा जारी है। जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न भी मनाने लगे हैं। खंडवा में काउंटिंग को लेकर जमकर बवाल कटा। खंडवा से इस वक्त सहयोगी अखिलेश सिंह ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि क्या वहां के अभी ताजा हालात बताए जाते हैं। अखिलेश, जिस तरह से हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग भी फ्लैश हुई थी, हमने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था कि मतगणना में जिस तरह से गड़बड़ी का आरोप लगा था और अचानक से जो नतीजे आ रहे थे उसमें हेरफेर का हवाला दिया गया था। अभी क्या स्थिति है? और आज मैं आपको बता दूं, मैं अभी इस समय मतदान केंद्र जो गणना है वहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में यहाँ पे फिलहाल में भाजपा जो ज्ञानेश्वर पाटिल है, भाजपा से लगभग 37,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि पंधाना, जिकनगांव और खंडवा विधानसभा में यहाँ पे कांग्रेस की लगातार लीड बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल जी। इसके पहले जिस तरह की जो आशंकाएं व्यक्त की गई थी उसको लेके क्या अधिकारियों का कहना है? क्योंकि उस वक्त जब हमारी बात हुई थी तब ये जिक्र भी सामने आया था कि 40,000 वोटों से आगे चल रहे, लेकिन जो नतीजे उस वक्त सामने आए थे वो अंतर सिर्फ 2,000 का 2,500 का था। बिल्कुल, मैं बता दूं कि दादली में जिस तरह से बताया जा रहा था कि 40 से 45,000 से ज्यादा लगभग भाजपा वहाँ पे आगे चल रही है, लेकिन जब बताया गया यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी और जब यहाँ पे तकनीकी खराबी कारण यहाँ पे जो निर्वाचन जो बताई गई उसमें बताया गया है कि जब बाद में पता चला कि यहाँ पे 15,000 के लगभग यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन एक तरह से यहाँ पे बता दिया था लगभग 53-54,000 के आगे चल रही थी। तो इस तरह से तकनीकी यहाँ कुछ खराबी आ गई थी। इसके बाद में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण ठाकुर यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे पहुंचे हैं। निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की उन्होंने और यहाँ पे जांच की बात की है। जी बिल्कुल जी। सुरक्षा के क्या कुछ व्यापक इंतजाम, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आशंका व्यक्त की गई है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट अगर कांग्रेस के फेवर में जाता है तो ठीक है, उतना हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के फेवर में जिस तरह से रिजल्ट जाता हुआ दिख रहा है, रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो लग रहा है कि ईवीएम की भी गलती होगी और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग के भी आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने मुद्दे के साथ में ये मुद्दा उठाया है और कहा है कि ये जिस तरह से यहाँ पे जो बीजेपी जो यहाँ पे सरकार जो प्रशासन है वो भी उनके पक्ष में काम कर रहा है और कहीं न कहीं आरोप भी लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने यहाँ पे बड़ी हंगामा वगैरह किया। और अब देखा जाए कि यहाँ पे जो बीजेपी है फिलहाल में 37-38,000 से आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है जश्न के इसमें आ चुके हैं, यहाँ पे ढोल धमाके के साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पे फिलहाल में। और देखा जाए कि बीजेपी शायद ये चाह रही है कि हम लोग यहाँ पे बहुत काफी वोटों से जीतेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए 12 या 13 राउंड चल रहा है, यहाँ पे बीजेपी लगभग 37,000-38,000 से अभी फिलहाल में आगे है। ठीक है। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस वक्त क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे पुख्ता इंतजाम है? इसके साथ ही मतगणना स्थल पर किन किन दिग्गजों की हमें मौजूदगी देखने को मिल रही है? आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 4,000 के लगभग यहाँ पे जवान लगाए गए, पीआर मिलिट्री है, सीआरपी है, जवान है, जो अलग अलग पुलिस प्रशासन है। यहाँ पे सुरक्षा के अगर देखा जाए तो इस समय मैं अभी फिलहाल में यहाँ मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ। देखा जाए यहाँ पे कोशिश कीजिए अखिलेश, कोशिश कीजिए वहां पे मौजूद लोगों से बातचीत करने की, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और तमाम तस्वीरें आप अपने कैमरा पर्सन के जरिए स्वराज एक्सप्रेस तक पहुंचाइए। देखिए, अभी फिलहाल में जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के जो हैं यहाँ पे फिलहाल प्रशासन ने उनको बाहर कर दिया गया है। मैं कुछ ही देर बाद अगर कोई होता है प्रशासन के अंदर तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा की गई है, किस तरह से बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये खाली बता पाओ। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कुछ ही घंटों में उपचुनाव की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। रेगांव से कांग्रेस
आपको बता दें पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी यहां पे आगे चल रहे हैं, तो रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी 6080 वोटों से आगे हैं। जोबट में बीजेपी प्रत्याशी ने 11911 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। मनीष वाणी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, ताजा अपडेट। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या बता रहा है, कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है और क्या लग रहा है, क्या परिणाम बदल सकते हैं, रुझान बदल सकते हैं या जो रुझान आ रहे हैं वो ही रुझान एज इट इज रहेंगे? देखिए, राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो 10,500 वोटों से आगे अब मात्र 4 वोट बाकी है 4 राउंड की, तो अब इसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता जी। जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का माहौल है, क्या कुछ सोच रहे हैं, और अगर वहां पे, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जो रुझान है वो उनमें किसी तरह का हेर फेर हो, लेकिन फिर भी कहाँ खुशी कहाँ गम? कांग्रेस के घर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्या कैसा लग रहा है आपको? ये जीत नरेंद्र मोदी, ये जीत शिवराज जी की विकास की जीत है, ये जीत नरेंद्र जी मोदी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की जीत है, और यह कुल मिला के विकास को चाहा है इस क्षेत्र की जनता ने, और यह जीत नरेंद्र भाई मोदी और शिवराज जी की। सर, इस जोबट विधानसभा में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस भ्रम फैलाने में माहिर है, और कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाने का काम किया उसमें असफल रही है। विकास को जनता ने चुना है, कांग्रेस के हर वार को जनता ने नकारा है, और भाजपा ने प्यार से लोगों को साथ किया है। सर, ये कांग्रेस से 1300 प्रत्याशी बीजेपी में उतारा गया था, कहीं न कहीं कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी या भीतरघात देखा जा सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नाम की चीज आप गलत हो। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। एक बार तय करने के बाद में सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव के नीचे, कमल चिन्ह के नीचे काम करते हैं। अगर ये कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसका गुट उसका गुट नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत माता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, इसलिए कौन प्रत्याशी रहेगा ये महत्वपूर्ण नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कमल का चिन्ह महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए हम सब काम करते हैं। सर, अब सुलोचना रावत जी को एक बड़ा परिवार संभालने की जवाबदारी मिल गई है। सुलोचना बहन और सीनियर है, बहुत अनुभवी है, हम सबके लिए सम्मानीय है, और भारतीय जनता पार्टी परिवार की मुखिया बन रही है। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सर, 4 राउंड का मतदान वोट बाकी है, क्या लगता है आपको, कोई इसमें परिवर्तन आ सकता है? 10,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अभी आगे चल रही है। कितना भी कुछ परिवर्तन आ जाए, कहीं कुछ अंतर कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है, लेकिन विजय कमल की चिन्ह की है, विजय सुलोचना बहन की, विजय शिवराज जी की है, विजय नरेंद्र भाई मोदी। सर, क्या तैयारी है सर जीत को लेकर आपकी? हमारी तैयारियां पूर्ण है, हर कार्यकर्ता में उत्साह है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, नागर सिंह जी के निवास पर अलग भीड़ है, हमारे प्रभारी मंत्री जी माधव सिंह जी और सांसद सम्माननीय गुमान सिंह जी, सारे लोग यहाँ तैयारी में लगे और सब लोग जा रहे हैं कलेक्टर कार्यालय। ये थे किशोर जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी और ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, और ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मनीष वाणी, स्वराज एक्सप्रेस, अलीराजपुर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। वक्त एक ब्रेक का है। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान
केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्ण संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे रेगांव का रुख करेंगे। वरुण शर्मा हमारे साथ तो संवाददाता जुड़ गए हैं जो हमें ताजा समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। वरुण, क्या ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, 14 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और इस गिनती के बाद अब करीब 6200 से आगे हैं कांग्रेस। तो ये अंदाजा अब लगाया जा सकता है कि एक बड़ा, क्योंकि अब महज 9 राउंड ही बचे हैं, उनके बाद तो अब ये स्थिति करीब करीब स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। और जो अभी फिलहाल एक बात करें कि जो भाजपा की प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी, वो यहाँ से बाहर जा चुकी हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार सी कर ली है। अब 54वां राउंड की कुछ देर में गणना आने वाली है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति अब साफ नजर आती जा रही है। वरुण, मान लिया जाए कि कांग्रेस की मजबूती यहाँ पे रेगांव में देखने को मिली है। अजय सिंह और राहुल भैया का शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पे काम आ गया। जी, निश्चित रूप से देखा जाए तो अजय सिंह का जो एक उनके 2 चुनाव हारने के बाद लोग ये अंदाज लगा रहे थे कि इनका राजनीतिक कैरियर जो है अब कहीं खटाई में पड़ गया है, लेकिन इस चुनाव में अजय सिंह को चूंकि यहाँ बिंद क्षेत्र के नेता माने जाते हैं और अजय सिंह। चलिए बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 14वें राउंड में कांग्रेस की कल्पना वर्मा 6285 वोटों से आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि सहयोगी इस वक्त बता भी रहे थे, तो 14वें राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा आगे चल रही। जी वरुण, बात पूरी कीजिए। जी, मैं हमारे साथ सतना के विधायक आ रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, जिनकी भी एक बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है, वो भी वहाँ से आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कुशवाहा वोटर जो है इस बार, जो कि बीजेपी का वोटर था और उन्होंने इस बार कुशवाहा वोटर्स को जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में किया है, यहाँ के जो युवा विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, तो निश्चित रूप से ये बात भी एक सामने आ चुकी है कि कांग्रेस को ने एकजुटता से एकजुटता से लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से कहीं गुटबाजी नहीं होने पाई कांग्रेस में। पहले गुटबाजी की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रहती थी। तो हमारे साथ आ चुके हैं सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, यहाँ के सतना से विधायक हैं और इस पर काफी इनके ऊपर भी। जी सिद्धार्थ जी, क्या एक जीत की तरफ बढ़ते कदम क्या कहना चाहेंगे? जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया है और ये जनमत गवाह है। जिस तरीके से जनता परेशान थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और उन्होंने बखूबी कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकारा, कल्पना वर्मा को स्वीकारा, पार्टी को स्वीकारा, ये उदाहरण है। और अगर सरकार चुनाव नहीं लड़ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गिनती में नहीं होती।
ये चुनाव सरकार और जनता के बीच में था और जनता ने कांग्रेस को चुना है। जी रश्क, मैं वरुण सवाल कीजिए विधायक जी से कि ठीक है, रेगांव में तो जनता ने कांग्रेस को स्वीकार कर लिया है, बाकी 3 सीटों पर क्या हुआ? एक खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर में क्या हुआ, जोबट में क्या हुआ कि यहाँ पे भी मतलब वो चीज हमें देखने को नहीं मिली जो हमें रेगांव में देखने को मिल रही है? जी, सीधा सवाल है कि रेगांव में तो ठीक है, लेकिन पृथ्वीपुर और जोबट में जो स्थितियां चल रही हैं वो अभी उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पृथ्वीपुर मैं खुद गया हूं और पृथ्वीपुर अंतिम में हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, सरकार से चुनाव है तो दबाव में हो सकता है, कुछ देखने सुनने में आंकड़े आ रहे हों, लेकिन लीड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 1000-1500 की लीड है। तो अंतिम पूरा होते होते उसे हम पूरा कर लेंगे। रही बात जोबट की, तो जोबट की भी लगभग यही स्थिति सुनने में आ रही है और वहाँ पे लीड थोड़ा ज़्यादा है, तो चिंता का विषय है। लेकिन हमारे रेगांव में तो जनता ने कांग्रेस को चुना है, जनमत दिया। क्या लगता है 35 सालों बाद कांग्रेस की वहाँ वापसी हुई है, क्यों, क्या मुद्दा रह गया? आप लोग चुनाव में आप लीड कर रहे थे, वहाँ नेतृत्व कर रहे थे, क्यों, कैसे आपको जनता ने वोट मत दिया, कैसे जनता का मत अपने पक्ष में लाए थे? प्यार से, और जो समस्या है जिनको जनता चाहती है कि हम इस कष्ट से मुक्त हों, इस तकलीफ से मुक्त हों, उसके लिए जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया है, हम सब पे भरोसा। वरुण, एक और सवाल कीजिएगा कि पृथ्वीपुर विधानसभा में जिस तरह से 14वां राउंड हो गया, वहां पे 7306 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे आगे चल रहे हैं। यहाँ ये पृथ्वीपुर एक ऐसी सीट थी जो एक तरह से कांग्रेस के कब्जे वाली भी सीट थी। दूसरा, यहाँ पे खुद बृजेंद्र सिंह राठौर का खुद का अपना एक वोट बैंक था। लग रहा था कि सहानुभूति लहर के चलते नितेंद्र सिंह राठौर को यहाँ की जनता प्रचंड बहुमत के साथ जिताएगी, लेकिन वो चीजें दिख नहीं रही हैं। और ये 7000 से आगे चल रही है बीजेपी, और नितेंद्र सिंह के साथ सिंपैथी थी, बृजेंद्र सिंह खुद एक बड़े नेता थे वहाँ से। तो क्या लगता है पृथ्वीपुर पीछे जाता जा रहा? आप वहाँ भी गए थे। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिणाम आगे बढ़ेंगे तो वो अंतर कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र वाइज होता है, इस इलाके में इनका वोट ज़्यादा है, उस इलाके में उनका वोट ज़्यादा है, उसका असर होता है। हमारे यहाँ भी तो पहला राउंड बीजेपी जीती थी और उस जीत से उसने 1 राउंड 2 राउंड बढ़त बना के रखी थी, लेकिन लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो रिजल्ट आपके सामने। और फिर थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा इंतजार करें, और मुझे विश्वास है कि हम लोग तीनों विधानसभा जीतने के कगार पे हैं। वरुण, अंतर कम हो सकता है, लेकिन उलटफेर कैसे होगा? उलटफेर कैसे है? क्या मानते हैं कि मैंने आपको जो लास्ट की पोलिंग खुलेंगी वो आपके पक्ष में जाएंगे? होता है, ऐसा होता है कई बार कि गांव के अपने संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, तो जब होते हैं रिश्ते होते हैं उसमें फर्क पड़ता है। भाजपा का प्रत्याशी जहाँ का होगा तो उन इलाकों में उनके गांव के आसपास उनका प्रभाव ज़्यादा होगा, उनके रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो कई बार चुनाव तो रिश्तों पर भी होता है, चेहरे पे, लोकल चेहरे पे होता है। तो गाँव का भी चुनाव वैसा ही हुआ है, लगातार भाजपा जीतती आ रही थी, कांग्रेस को लोगों ने चुना। कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा है, इसको लेके क्या कुछ कहना है और किस तरह से 2023 की तैयारियां की जाएंगी ताकि कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में वापसी कर सके, उसको लेके क्या रोड मैप है? क्योंकि धीरे धीरे अभी एक और उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है, एक सीट पे जिस तरह से एक और बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो इसको लेके क्या मतलब क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते देख रहे हैं? क्या वजह है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? सवाल कीजिए। देखिए, लगातार अभी आपके एक विधायक ने छोड़ दिया, बीजेपी में चले आए, संगठन कमजोर हो रहा है। किस तरीके से 2023 को आगे देखते, क्या रोड मैप है आपका? फिलहाल तो अभी 21 देखा जाए, 23 की बात आज के बाद करेंगे। और रही बात छोड़ने वालों की, तो वो एक विधायक था जो छोड़ के गए हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं थे। उन्हें खुद की तैयारी करनी होती है, अपने क्षेत्र की तैयारी करनी होती है, और निर्णय उनका खुद का होता है। हमारा निर्णय हमारा खुद का होगा। तो वो गया है तो वो अपने कारण से गया है, किस कारण से गया, दबाव में गया है, कैसे गया है, ये बात वही बता सकते हैं। मेरे दल के नाते रिश्ते अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जाने के पहले ना मुझे बताया, ना मुझसे कोई बात हुई, और महीनों से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में थे। तो क्यों गए हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो
भविष्य, उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है संगठन कमजोर होता जा रहा है कांग्रेस का धीरे धीरे? कैसे मान लें हम भाई, कहाँ जहाँ 50 विधायक होते थे अब हम 100 विधायक होते हैं, 100 के करीब विधायक है हम कि नहीं? तो संगठन कमजोर हुआ कि मजबूत हुआ? हमने सरकार बनाई थी, आपने सरकार बनाई थी, हमने लेकिन सरकार सरकार बनाई थी, बनाने के 114 बाद भी विधायक जीते 15 थे। महीने में ही आपकी सरकार चली गई, तो कहीं ना कहीं जो मजबूती आपके संगठन को मिली थी और वो मजबूती कहीं ना कहीं कमजोर हुई, जिसकी वजह से सत्ता पे आप लोग काबिज थे और सत्ता भी आपके हाथ से चली गई। नजर बनाए रखिएगा वरुण, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और रेगांव में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आज आपको बताते चले कि उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देश की 3 लोकसभा सीटों के साथ 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं और नतीजे लगातार स्वराज एक्सप्रेस सुबह से ही नॉन स्टॉप आपको बता रहा है। तो कुछ ही घंटों में तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि किसके सर ये सहरा सज रहा है। हेमंत शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पृथ्वीपुर से जुड़ गए। हेमंत, क्या पृथ्वीपुर का गणित बताया जाता है इस वक्त? हेमंत, सुन पा रहे हैं आप? तो हेमंत से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज उपचुनाव के ये नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव की काउंटिंग सुबह से ही जारी है। अब से कुछ ही देर में तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि आखिर मंगल के दिन किसका मंगल हुआ है। दीजिए इजाजत।